नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पे खकाला। अगले 1 घंटे तक हम बाजार की क्लोजिंग ट्रेड में एनालिसिस करेंगे, आपके लिए बेहतरीन ट्रेड्स खोज कर लाएंगे और शेयरों से जुड़ा एक्शन भी आपको बताएंगे। अगर हम बाजार की बात करें तो जो सुबह डिम्पी की जो एनालिसिस थी कि बाजार आज थका देगा, इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े मूव्स नहीं आएंगे, एग्जैक्टली उसी तर्ज पर बाजारों में आज हमने ट्रेड होते हुए देखा है। और निफ्टी बहुत मुश्किल 60-70 अंकों के रेंज में रहा है। 22,000 से 30-40 अंक नीचे तो 22,000 से 30-40 अंक ऊपर, यही रही आज की रेंज। अभी 125 अंक ऊपर है निफ्टी, और निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊपर इस तरह से थोड़ा सा नीचे आया है, फिर भी अभी 200 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एनएसई पर अभी आपको तेजी वाले शेयर ज्यादा दिखेंगे। जाहिर तौर पर 859 शेयर है लाल निशान में, उसके मुकाबले करीब 1450 शेयर इस वक्त हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। और आज पूरी तरह से टॉप गियर में हैं ऑटो शेयर, एमएनएम, मारुति, बजाज ऑटो, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। 3 से लेकर 4% तक की तेजी है, लेकिन विप्रो है टॉप गेनर करीब 4.5% से ज्यादा की तेजी के साथ। दूसरी ओर खपत वाले शेयर थोड़े से आज भी कमजोर हैं। जहां वेटेज वाला हिस्सा आ जाता है वहां से कमजोरी है। रिलायंस कमजोर है, एसबीआई के शेयर में थोड़ी सी कमजोरी देख रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटानिया कमजोर है। सबसे ज्यादा कमजोर पावर ग्रिड है, 1.5%, ज्यादा नहीं है। तो बाजार की चाल को जरा समझते हैं कि क्या आखिरी घंटे में कोई मूव आएगा, क्या आपको इंडेक्स में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। डिम्पी समझते हैं। डिम्पी, जैसा आपने कहा था रेंज बिल्कुल आज डिफाइंड रही दिन भर, अब 1 घंटे का सत्र बच गया है। आपको क्या लगता है कि 22,100 की तरफ निफ्टी जाएगा, क्या कोशिश करेगा एक बार? जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट में टिल्ट है और थोड़ा पॉजिटिव टिल्टेड है मार्केट अभी भी। डाटा तो स्ट्रांग है। देखो अभिषेक, सुबह हमने आपको 2 बात बताई थी। फ्यूल आपको चाहिए होता है, शॉर्ट कवरिंग से वो फ्यूल खत्म हो चुका है। बाजार में इस समय जो ओपन इंटरेस्ट है ना, उतना ही बचा है जिसको संभाल के रखना चाहेगा। 29 फेब की एक्सपायरी है, इस बार फरवरी की आखिरी दिन जाके एक्सपायरी हो रही है। भैया 15 तारीख को खड़े हैं, 16 तारीख पे खड़े हैं, तो आपको ना एक अलग से ऊर्जा चाहिए, नई ऊर्जा चाहिए। ऑलरेडी जो एक्सेस हिस्सा था वो शॉर्ट कवरिंग के जरिए मार्केट में आ गया। आपको मालूम है आप कहाँ से आए हैं? आप 22,050 पे जो पहुँचे, आप 21,500 से घूम के आए हो। आप एथिकली देखा जाए तो 21,300 का भी लो मार के आए हो आप। तो आपके पास मैं मोटा मोटी 500 पॉइंट की रिकवरी मानता हूँ शॉर्ट कवरिंग की। आपको मैं बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, 44,800 से आए हुए आप, और आज 46,200-300 पे आप 400 तक आप ट्रेड कर रहे हो। आप कहने का मतलब है कि करीब 1600 पॉइंट की रिकवरी आप शॉर्ट कवरिंग, इतना ही है बस शॉर्ट कवरिंग में। शॉर्ट कवरिंग इससे ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। और मैंने यही बात आपके सामने सुबह भी रखी थी कि शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग में यही फ़र्क होता है। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होगी, छोटे समय के लिए आएगी, ख़त्म हो जाएगी। लॉन्ग पोजीशंस मार्केट को ऐसा ड्रैग करके जा सकते हैं कि 10,000 पॉइंट भी बैंक निफ्टी को चला सकते हैं, इतनी कैपेसिटी होती है लॉन्ग्स में। तो फिलहाल मार्केट अभी ऐसा नहीं है, मार्केट फिर से एक रेंज का बाजार है। आज थोड़ा टिल्टेड है पॉजिटिव। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हम क्लोजिंग की तरफ एक झटका ऊपर का दे सकते हैं। हालांकि आज शुक्रवार का दिन है, पॉजिटिव झटका ना भी आए, लेकिन टिल्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, इंडिया विक्स ना कम हो गया है। आप रोज पहले 5 से 7% का विक्स देखते थे, ऊपर जा रहा है बाजार है, नीचे जा रहा है, डजंट मैटर। विक्स बहुत हाई होता था। विक्स वॉलेटिलिटी देता है मार्केट के अंदर, तो आज विक्स तो फ्लैट है, तो वॉलेटिलिटी आएगी कहाँ से भाई? जो गॉज है, जो वॉलेटिलिटी को चेक करता है और जो बताता है वॉलेटिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, वही सुस्त पड़ा है, तो फिर आप मार्केट में एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? तीसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन चल रहा है HDFC वर्सेस रिलायंस का। आप एक बार जरा चेक करवाता हूँ आपको दोनों शेयर, आप दोनों के ना परसेंटेज देख के भी हैरान हो जाओगे। वेटेज तो खैर है ही है, सो है। HDFC करीब 0.5% ऊपर, रिलायंस करीब 0.5% नीचे। ये जो 0.5% ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, ये आपको कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। आप चेक कर लो, दोनों 0.5% ऊपर नीचे। एक डेज हाई पे खड़ा है, एक डेज लो पे आके रुक गया। तो ये चर्निंग के 2 बड़े जाइंट प्लेयर आपस में अपने सामने खड़े हो गए। एक और चीज़ मेरे को कहनी है, बैंक निफ्टी में आके 46,500 के आसपास आके एक बार फ्यूल खत्म हो रहा है। छोटा छोटा एक झटका सा लग रहा है बाजार में अभी, लेकिन आप संभल कर ट्रेड कीजिए। आपको बड़ा पैसा अभी नहीं आ रहा है मार्केट में, आप बने रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ आपके जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए। अब आप निफ्टी पर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, 21,900 का लगा के रखो। सुबह हमने 800 से 900 किया था, मार्केट खुलते समय 900 ही रखो। बैंक निफ्टी का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है आप 46,000 ले आओ अब आप, ठीक है? तो 46,000 आप लगा के रखो।
तो आपके लॉन्ग्स इस तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे। और जिन्होंने शॉर्ट करना है, हमने सुबह भी अभिषेक आपके सामने बात रखी थी कि 40,200-300 से आप शुरू करो शॉर्ट करना, 40,500 का स्टॉप लॉस लगाना। अगर आपको करना है करो, नहीं करना भले छोड़ सकते हो आप। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, आज अभी थोड़ी देर तक मार्केट में शायद कोई बड़ा मूव नहीं आए तो 50-60 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होगा। आज 21,000 मतलब 22,100 तक ही हम शायद में रुक जाएंगे। 100 ज़्यादा से ज़्यादा आज एग्जैक्टली 100 अंकों की रेंज रही है निफ्टी की, और ज़्यादा उम्मीदें आपको नहीं करके चलनी चाहिए एक्शन की। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं, उनसे ये समझते हैं कि बाजार में आपके लिए मौके कहाँ पर बनेंगे, ट्रेड समझते हैं, एक बार निफ्टी का डायरेक्शन भी समझ लेते हैं। रत्नेश गोयल हमारे साथ हैं, नितेश पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, और एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, रत्नेश जी, मितेश जी, आज पूरे शो का जलवा है वैसे, हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे। आपको भी लगता है क्या कि निफ्टी की रेंज बेहद आज सीमित ही रहेगी, और आखिरी के घंटे में अभी जो सत्र बचा है 22,100 आएगा भी तो बहुत मुश्किल से आएगा? और क्या इंडेक्स में कोई ट्रेड बन रहा है राजेश जी, या इंडेक्स छोड़ दें अभी? ठीक है, ठीक है, राजेश जी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। रत्नेश, ये सवाल आपसे हो जाएगा फिर। क्या आपको लगता है कि बिल्कुल रेंज बाउंड ही रहेगा इंडेक्स इस वक्त, या आपको कोई ट्रेड अभी दिख रहा है इंडेक्स में? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सभी दर्शकों को नमस्कार। नहीं, बाजार में थोड़ा सा बिल्कुल जैसा आपने डिंपी जी ने जिक्र करा है, बिल्कुल रेंज बाउंड ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा निफ्टी को हाई लेवल पे सप्लाई आ रहा है, और आज थोड़ा सा फ्राइडे का दिन भी है, तो इसलिए अभी ब्रेकआउट देने में थोड़ी सी मशक्कत लग रही है इसमें। रिलायंस से भी हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा, रिलायंस के निफ्टी के लिहाज से देखे यहाँ पे मैं अगर निफ्टी फ्यूचर लेवल की बात करूँ तो 22,150 ये एक महत्वपूर्ण लेवल रहेगा। इसके ऊपर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, पर यहाँ तक निकालने में थोड़ी सी अभी मशक्कत लग सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि एक अच्छी बात है, जो आज गैप से खुला था, इस गैप को इसने फील नहीं करा, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन जाता है निफ्टी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि एक बड़ी कुछ ऐसा प्रॉफिट बुकिंग भी जो वीकेंड पे आती वैसी नहीं आएगी, तो यहीं पे कहीं आसपास में बंद हो जाएगा। पर हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे एक अच्छा साइन दे रहा है। अगर वीकली चार्ट पे देखेगा, यहीं पे थोड़ा बहुत आसपास हायर लेवल पे बंद होता है, तो एक वीकली हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना रहा है, 50 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट पे ले रहा है। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर को कोट कर रहा हूँ, तो वो मुझे पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में या नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में हमको एक थोड़ा सा बड़ा मूव दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए, और बैंकिंग स्टॉक पे थोड़ा सा फोकस अभी भी बना रहना चाहिए। बैंक निफ्टी पे आप फोकस एक बार कर सकते हैं। बैंक निफ्टी एक मूव दे सकता है। मैं आपको वजह बताता हूँ। बैंक निफ्टी 46,200-300 वाले शॉर्ट्स को बहुत अच्छे से पकड़ेगा और उनको कवरिंग कराएगा। ये 2-3 बार का हो चुका है। यहाँ पे अभी भी पोजीशंस हैं। ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। मैंने ऐसे आप सुबह भी आपको नोटिस करवाया था कि पहले 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे, अब वो घटे हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन अभी भी इसमें इतना दम है कि एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है, जो कि 47,000 तक लेके आ सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपना कन्विक्शन हाई रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट तरीका होता है इस समय लगाने का। ताज़ा खरीदारी करें, 1:1 की रेशियो का स्टॉप लॉस बनेगा। आपको जमता आइए, नहीं जमता छोड़ दीजिए। इंडाइसिस के अंदर कोई कसम खा के नहीं बैठे कि अपने को रोज ही ट्रेड करना है। आगे बढ़े, मितेश सर से जरा पता कर लेते हैं उनके ट्रेड कौन से हैं। फिर राजेश सर भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम उनके ट्रेड पता कर लेंगे। मितेश जी नमस्कार सर, बताइए अपने सौदे। नमस्कार डिम्पी जी। 2 ट्रेड हैं, दोनों मिड कैप कैटेगरी से है। पहला है शॉपर स्टॉप। अगर शॉपर स्टॉप का आप चार्ट देखें तो 700 के ऊपर एक सस्टेनेबल अपमूव है। 721 के ऊपर टेक्निकली प्रिसाइजली सिस्टम और मेथड ने बाय बोला है, और यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड और सस्टेनेबल मूव अगले 1 से 3 महीने में देखने के लिए मिलेगा। तो शॉपर स्टॉप में बाय रिकमेंडेशन है 745 के ऊपर। स्टॉप लॉस यहाँ पे 700 का लगाना है। पहला टारगेट रहेगा 850 का, दूसरा टारगेट रहेगा 900 का। दूसरा जो स्टॉक है, बहुत ही लंबी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है, एचएलई ग्लासकोट। जो 2 स्टॉक्स है इस एक सेक्टर में प्रमुख, पहला है जीएमएम फॉडलर, दूसरा है एचएलई ग्लास। तो एचएलई ग्लास के अंदर बहुत ही लंबे अवधि के कंसोलिडेशन के बाद 480 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। 510 का अभी भाव चल रहा है, तो हमारे हिसाब से 510 के ऊपर बाय करना चाहिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 480 का, और पहला टारगेट रहेगा 590 का, दूसरा टारगेट रहेगा 650 का।
सर HLE ग्लास कोट भी आपने एक दिया है 590 का। अमूमन इसके बारे में थोड़ी चर्चा कम होती है, हम भी कम ही पूछते हैं। आपने नोटिस करवाया तो ज़रूर हम इस पे ध्यान देंगे। आप ये कह रहे हैं कि इसको बाय करके रखो, ये बढ़िया शेयर है, चलेगा। शॉपर स्टॉप आपकी लिस्ट में है ऑलरेडी, आपकी लिस्ट में ये भी है। शॉपर स्टॉप दिखाइए फटाफट से, बितेश सर की सारी कॉल्स को घुमाते रहिए, बैठिए मत, फटाफट से कॉल्स गई। हो सकता है किसी से मिस हो गई हो, ना पता चला हो पहले वाले को, तो इसलिए दिखाते रहो। शॉपर स्टॉप 850 का टारगेट है, और दूसरा है HLE ग्लास कोट। ये 2 शेयर्स हो गए आपके जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आगे बढ़े, रत्नेश सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? ये दोनों थोड़ा सा फ्रंट लाइन से रहेंगे। सबसे पहले तो विप्रो डेफिनेटली जो लीड कर रहा है और काफी टाइम से इससे बुलिश हम जब भी शो में आपके साथ में शेयर करा है, तो विप्रो में मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश ब्रेकआउट वापस से दे दिया गया है, तो इसमें तेजी की राय रहेगी। 530 के स्टॉप लॉस है, 555 के 555 रुपए के टारगेट के लिए। एक दूसरा कॉल और रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में भी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी अच्छी, तो मुझे ऐसा लगता है टाटा कम्युनिकेशन में भी तेजी करना चाहिए। 1800 रुपए के स्टॉप लॉस से 1865 में 2 कॉल लाया था, पर 1 कॉल और मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि जाते जाते इसमें काफी अच्छा मूव आ जाए। एक बड़ा ब्रेकआउट दिया इसने SBI लाइफ ने। SBI लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी काफी लंबा कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट दिखाई दिया है, तो यहाँ पे 1480 के स्टॉप लॉस से 1560 रुपए के टारगेट के लिए SBI लाइफ भी ऐड करना चाहिए। बढ़िया, 3 शेयर हो गए आपके। अब सर पहले 2 शेयर आप लेके आए थे, आप बता रहे हैं, पहला विप्रो, दूसरा टाटा कॉम। विप्रो 1-2 बार आपने पहले भी दिया और बढ़िया चला, उसका आपको बधाई भी। दूसरा टाटा कॉम, ये भी शेयर बढ़िया शेयर है, टाटा ग्रुप की कंपनी, कम्युनिकेशन का ब्रेकआउट वाला शेयर है, इसके लेवल्स भी आप नोट कीजिएगा। सर ने तीसरा दे दिया SBI लाइफ, इसको भी आप नोटिस कर लीजिएगा। कुल मिला के 2 गेस्ट और 5 कॉल्स हो चुकी हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मितेश सर की जो कॉल्स है वो शॉपर स्टॉप है, पहली प्लस कॉल। दूसरा उनका एक शेयर है, थोड़ा आप कम नाम सुनते होंगे इसका, GLE ग्लास कोट, ये उनका दूसरा शेयर है। तीसरा शेयर जो मैं बता रहा हूँ रत्नेश सर का, वो विप्रो है। चौथा टाटा कॉम हो गया, 5वां शेयर SBI लाइफ हो गया। अभी तक एक भी सेल कॉल नहीं आई है, मार्केट पे बुलिश व्यू दिख रहा है, थोड़ा साइडवेज होके, और ये पाँचों की पाँचों कॉल नोटिस हो गई होंगी। राजेश सर, सर नमस्ते सर, आपकी कॉल्स कौन सी है, जरा वो भी बताएंगे आप प्लीज़। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला कॉल जो पसंद आ रहा है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL पसंद आ रहा है। जिस तरीके से आज देखे डिफेंस स्टॉक्स में वापस मोमेंटम बना है, स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले किया है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है BEL के, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम 198 200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 184 का। दूसरा स्टॉक ऑलरेडी रत्नेश ने शेयर किया, विप्रो। यहाँ पे हमारा व्यू भी बुलिश है और हम एक्सपेक्ट करें 565 तक की अपसाइड विप्रो में आते हुए दिख सकती है, तो विप्रो को बाय करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है IT पैक में विप्रो का, स्पेशली एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑलरेडी है। हमें लगता है विप्रो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 528 के स्टॉप लॉस से। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके के कल मोमेंटम बने थे, कल लॉन्ग बिल्टअप था, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। हमें लगता है M&M यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। M&M को बाय करना 1870 1900 की अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1800 के आसपास। विप्रो आप दोनों की पसंद है और बढ़िया शेयर है सर। जैसे आप दोनों बोल रहे थे ना, मैंने एक बार इसके चार्ट तुरंत उसी समय ही खोल लिए। मैंने इसका डेली वीकली दोनों चीज़ चेक किया है, और शायद मेरी लिस्ट में भी होगा ये पहले ही। मैंने उसकी ड्राइंग बना रखी है। एक बार जरा मेरी स्क्रीन आप दिखाएंगे विप्रो के रिगार्डिंग, फिर मैं जरा सर के आपको सारे ट्रेड वापस से नोटिस करा दूंगा। एक बार जरा विप्रो दिखाइए, क्या बढ़िया राउंडिंग बेस का अभी 50% फॉर्मेशन हुआ है। ये राउंडिंग बेस कैसे होता है आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये राउंडिंग बेस बन रहा है पूरा, ये पूरा कंप्लीट होता है सॉसर, ठीक है, इसको सॉसर कहते हैं टेक्निकल्स में। ये अभी 50% हुई है, यानी यहाँ पे है। अब ये पूरा इसको रेंज को कंप्लीट करेगा, उसके बाद जाके टॉप रेजिस्टेंस इसके आएंगे जहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के अंदर, मैं आपको नोटिस भी करवा रहा हूँ, ठीक। तो टिल अभी तो ये बढ़ती हुई, जिसे कहते हैं ना बढ़ती कला। और दूसरा है कि ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है, ये वो ब्रेकआउट का एरिया है जहाँ पे इसने मूव किया हुआ है। पहले लंबा कंसोलिडेशन, फिर ये ब्रेकआउट और मूव आएगा, ये सारा एनगल्फ करेगा। ये जितनी कैंडल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबको एनगल्फ करके यहाँ तक तो इसका आना ऑलमोस्ट तय है। तो इसलिए ये एक शेयर बढ़िया है जो विप्रो ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट की कॉल में आया हुआ है। सर ने BEL भी आपको दिया है, ये भी आप नोटिस कर लीजिएगा। तो अभिषेक, ये टेक्निकल एनालिस्ट की कॉल्स है, राजेश सर की भी कॉल्स हमने नोटिस करवा ली है। अब राहुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ठीक है। एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन और BEL, आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 80,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स को मंजूरी दी है। ये खबर भी सूत्रों के हवाले से आई है, इस खबर पर भी जाएंगे। लेकिन राहुल शाह एक और हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।
शुरुआत आपके ट्रेडिंग कॉल से कर लेते हैं सर। बताइए क्या आप रेकमेंड करेंगे आज? सॉरी, राहुल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। या हाय। तो मेरे हिसाब जी। से हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स लास्ट हफ्ते भर से थोड़ा मोमेंटम वापस पिकअप करना देखने को मिला है। तो और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेरे ख्याल से लगाए रहे हैं ये तेजी के अंदर, जिस तरह से पीएसयू बैंक लगातार चलते आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ा भी यहाँ से अच्छा खासा जा सकता है। तो उसके अंदर एचडीएफसी बैंक मैंने सुना है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी बढ़ोतरी दे सकती हैं। आप देखिए कि स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ है लास्ट 3-4 सालों से। बहुत ही हमने डिस्कशन सुना है कि रिटर्न्स नहीं है, बट जो उस वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है तो मेरे ख्याल से 1200 रुपया उसका शेयर प्लस बस 200 रुपये की सब्सिडरी की वैल्यू ऐड करे वो लेवल पे मिल रहा है। तो जिस हिसाब से FY26 के अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो 11 टाइम अर्निंग पे आपको एचडीएफसी बैंक कोर बिजनेस मिल रहा है। तो ये बहुत ही अरसों के बाद ये वैल्यूएशन पे एचडीएफसी बैंक मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से कोई गलत हो सकता है। यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड है, कुछ भी यहाँ से पैसे खोने की जगह है एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो मैं मानता हूँ ये ट्रेड किया जा सकता है। बहुत ही कंफर्ट है, स्टॉक बहुत ही ज्यादा पिटा देखने को मिला है, पोस्ट रिजल्ट से ओवर रिएक्शन है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक बार लिया जा सकता है। ये मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा एचडीएफसी बैंक। सेकंड, मेरे ख्याल से पीएसयू पैक के अंदर हमने देखा है कि काफी हद तक हमने बैंक्स के अंदर बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिला है। तो मैं कंटिन्यूड रहूंगा पीएसयू स्मॉल बैंक्स के अंदर। जैसे हमने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी सभी लगातार खींचते हुए देखने को मिला है। तो मेरा फेवरेट रहा है जम्मू कश्मीर बैंक। बहुत ही बढ़िया शानदार नतीजे आए थे ये क्वार्टर के अंदर। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी जो है मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन है। तो आई थिंक रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड अगेन जम्मू कश्मीर। तो दोनों ही बैंकों के शेयर चुने हैं मैंने, एक पीएसयू और एक प्राइवेट की मेरा रिकमेंडेशन रहेगी। जेएनके बैंक सरकारी बैंकों में 144 का भाव है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत टाइम नहीं हुआ, 50 रुपए के नीचे का ये शेयर हुआ करता था। उसके बाद ये चला, 100 का भी आंकड़ा पार किया, अब 150 के आसपास के भाव हैं। और दूसरा एचडीएफसी बैंक भी रडार पर है राहुल जी की। दोनों में ही उनके सुझाव हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक पर ब्रोकरेजेस भी बुलिश है। ब्रोकरेजेस को क्या ट्रिगर्स लग रहे हैं, क्यों ये शेयर यहाँ से आकर्षक लग रहा है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा बताइए क्या ट्रिगर्स बनेंगे एचडीएफसी बैंक के लिए? जी, एचडीएफसी बैंक देखिए इस पूरे साल की अगर बात करें पिछले जनवरी से लेकर अब तक की, तो 16% टूट चुका है सिर्फ जनवरी से लेकर अब तक। और पिछले एक साल की बात करें तो 15% की गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। और ऐसे में ही अब निचले स्तरों से एचडीएफसी बैंक में म्यूचुअल फंड्स का रुझान बढ़ा है और उन्होंने यहाँ पर बाइंग करना शुरू की है। अगर नवंबर से दिसंबर के बीच की बात करें तो करीब 53 मिलियन शेयर्स बेचे थे, लेकिन उसके सामने सिर्फ जनवरी में ही म्यूचुअल फंड्स ने एचडीएफसी बैंक में 88 मिलियन शेयर्स की खरीदारी की है। और 2024 फंड हाउसेस का मानना है कि एचडीएफसी बैंक के नाम हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन इन स्तरों पर काफी आकर्षक हैं और बैंक की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर खरीदारी करनी शुरू कर दी है। एक और ट्रिगर है यहाँ पर बैंक के लिए, 15 मार्च को फुटसी के रीबैलेंसिंग में 656 मिलियन डॉलर के निवेश होने की भी संभावना है। एक हम आपको डेटा भी दिखा देते हैं। सबसे ज्यादा खरीदारी एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में की अगर दिग्गजों के सामने देखें तो रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, एसबीआई में भी खरीदारी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा खरीदारी एचडीएफसी बैंक में हुई है। करीब 12,890 करोड़ की होल्डिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी बढ़ाई है। इस पर ब्रोकरेज हाउस भी काफी पॉजिटिव हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और अब यहाँ से जो लक्ष्य देख रहे हैं वो 2,110 रुपये प्रति शेयर का है। उनका कहना है कि मर्जर के बाद होम लोन मार्केट शेयर बढ़ा है उनका और टर्न अराउंड टाइम भी तेजी से देखने को मिल रहा है। जो एक्सपेक्टेड एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो लक्ष्य हासिल किया था उससे पहले ही टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है और कासा क्रॉस सेलिंग में भी सुधार देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक आने वाले समय में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाली है अप्रैल में, हाउसिंग लोन प्रोडक्ट्स, जिससे कि माना जा रहा है कि एसबीआई को ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देगी और इनके होम लोन मार्केट शेयर में और भी ज्यादा सुधार होगा और कासा रेशियो भी और इंप्रूव होंगे। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं एचडीएफसी बैंक की तेजी के लिए और हो सकता है 2024 फंड हाउसेस का तो यही कहना है कि एचडीएफसी बैंक के लिए अच्छा साल होगा। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक को लेकर ब्रोकरेज बुलिश है और म्यूचुअल फंड का भी कन्विक्शन आया है। लोअर लेवल पर म्यूचुअल फंड्स ने एंटर किया और बड़ा निवेश किया है एचडीएफसी बैंक के शेयर में। ठीक है, लेकिन चलिए आइए आपको अब टेक्निकल शास्त्र ज्ञान के लिए
विशाल मलकान के पास ले चलते हैं। टेक्निकल शास्त्र में आज का टॉपिक है बॉलिंजर बैंड। क्या होता है ये, इसको जरा समझते हैं, आपके काम आएगा ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल मलकान और मैं आज बात करूंगा आपके साथ बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। बॉलिंजर बैंड एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या है। सो इट्स कॉल्ड अ वॉलेटिलिटी बैंड्स। इस बैंड की जो खासियत है, इससे पता चलता है कि हमें एंट्री या एग्जिट कब करना चाहिए, कब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है, कब मार्केट कम वॉलेटाइल है और इस वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में क्या जानते हैं हम। सो पहले बात करते हैं, ये जो बैंड्स है 3 तरह के होते हैं, एक अपर बैंड, एक सेंटर बैंड और एक लोअर बैंड। 3 बैंड्स है। अपर बैंड इज कॉल्ड +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, नीचे वाला -2 स्टैंडर्ड डिविएशन और बीच वाला जो है वो बहुत ही सिंपल 20 मूविंग एवरेज है। अब आप बोलोगे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ये समझने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी सॉफ्टवेयर पे बॉलिंजर बैंड को क्लिक करोगे तो अपने आप ये बैंड दिखेगा जो आपके मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अगर मार्केट सेंटर बैंड से ऊपर है तो मार्केट बुलिश जोन में है। अब अगर मार्केट सेंटर जोन से नीचे है तो मार्केट बेरिश जोन में है। अब इस बैंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इस बैंड के कुछ बहुत सारे सिग्नल्स हैं, उसमें से एक जो सिग्नल जो बहुत ही पावरफुल है उसका नाम है स्क्वीज ब्रेकआउट। व्हाट इज स्क्वीज? जब जैसे वो स्प्रिंग को दबाते हैं वैसे ही बैंड दब जाता है और फिर जैसे ही मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ती है वो स्प्रिंग खुलता है, वैसे ही मार्केट का बैंड भी खुलता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इस स्क्वीज ब्रेकआउट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्क्वीज क्या होता है। सो इफ यू सी दैट जब मार्केट बहुत ही साइडवेज चॉपी मार्केट में होता है तो वो स्क्वीज बनाता है, बैंड्स एकदम नैरो हो जाते हैं, वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। बट इसका मतलब क्या है कि यहाँ से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो हमको पेशेंटली वेट करना है कि जब ये बैंड खुलेगा, जैसे बैंड खुलता है ऐसे एज अ मगरमच्छ का मुंह खुलता है वैसे खुलता है और एक एक कैंडल बैंड के बाहर जाने लगती है। जो आप देख रहे हो जहाँ पे एरो मार्क किया है उसी टाइम पे हमको एंटर करना है, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो चुकी है और वो भी अपर साइड पे, क्योंकि वो अपर बैंड को टैग कर रही है। और नीचे RSI भी लगाया है, जो मैंने पहले भी एक वीडियो किया था जहाँ पे RSI 60 के ऊपर जाता है तो बुलिश है। सो बॉलिंजर बैंड और RSI का एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है टेक्निकल एनालिसिस में और वही दोनों हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही बैंड बाहर गया, प्राइस बैंड के बाहर गया, पहली कैंडल वहाँ पे हम एंट्री करेंगे और जैसे जैसे कैंडल ऊपर जा रही है कुछ नहीं करना है, वेट करना है। और जैसे कैंडल अंदर बंद आएगी बैंड के, मतलब वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है, तो अब मैं एग्जिट करूंगा। सो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे स्क्वीज ब्रेकआउट होता है। और माइंड यू दैट जो भी हम सिखाते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, जो भी पैटर्न्स है, वो सारे टाइम फ्रेम पे सेम लागू होती है। मतलब अगर ये 5 मिनट का भी चार्ट है या 15 मिनट का भी चार्ट है या डेली, वीकली या मंथली चार्ट है तो भी सब इफेक्ट सेम है। तो अगर ये स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत ही पावरफुल होता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करते हैं, बट एट द सेम टाइम डेली और वीकली चार्ट पे भी उतना ही इफेक्टिव होता है स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे स्क्वीज ब्रेकआउट होता है, एक मार्केट में बड़ा मूव होता है, वो भी जितना साइडवेज। अब इसमें भी एक वही रूल है जो मैंने कप में बताया था, लॉन्गर द स्क्वीज स्ट्रॉन्गर द मूव। मतलब जितना लंबा स्क्वीज होगा उतना बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम। सो उसके साथ साथ RSI भी क्रॉस हो रहा है, बॉलिंजर बैंड भी क्रॉस हो रहा है। सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच वी यूज फॉर लॉन्ग, मतलब लॉन्ग खरीदने के लिए। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो, यहाँ पे 2 बार स्क्वीज देख रहे हो आप आवरली चार्ट पे, मतलब एक छोटे टाइम फ्रेम पे। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सारे टाइम फ्रेम पे इफेक्ट तो वही आएगा। अब उल्टा देखते हैं, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ऊपर भी खुलता है, नीचे भी खुलता है। जब मार्केट की वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ होती है तो प्राइस जो है वो नीचे के बैंड को टच करेगा और नीचे की तरफ वो स्क्वीज को खोलेगा। तब हमको शॉर्ट करना है या पुट खरीदना है या जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज करो। और उसी टाइम पे आप देख रहे हो कि RSI भी 40 के नीचे जाता है, जो हमने पहले वीडियो में सीखा जहां पे RSI के बारे में बात की थी। सो 40 के नीचे बेरिश, 60 के ऊपर बुलिश मोमेंटम, और वॉलेटिलिटी अपर बैंड के ऊपर बुलिश और वॉलेटिलिटी लोअर बैंड के नीचे बेरिश। सो वॉलेटिलिटी और RSI मोमेंटम दोनों को जब इकट्ठा करते हो तो एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है टेक्निकल एनालिसिस में, जिससे हम अच्छा खासा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो कुछ और बेरिश चार्ट्स देखते हैं जहां पे आपने देखा कि नीचे की तरफ स्क्वीज खुलती है और मार्केट और जो तेजी से नीचे जाता है। जैसे आप देख रहे हो रेड कैंडल एक के बाद एक दिख रही है आपको, और यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल। और इसी चार्ट में आप देख रहे हो कि ऊपर के साइड भी ब्रेकआउट है और नीचे के साइड पे भी ब्रेकआउट है। सो नाउ यू अंडरस्टूड के बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज करना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल टूल है, टेक्निक एकदम सिंपल है। बॉलिंजर बैंड सेलेक्ट करो अपने टूल बॉक्स में और जैसे आपको 3 बैंड दिखेंगे, अब वेट करो कि जब वो स्क्वीज बने, जब वो स्प्रिंग की तरह दब जाए, और देन वी हैव टू वेट। आप अलर्ट भी लगा सकते हो अपने सिस्टम में कि जब वो बैंड के ऊपर जाए
तो मैं उसको खरीदूँ, या उसके नीचे जाए नीचे वाले बैंड पे तो मैं उसको शॉर्ट करूँ. सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ बॉलिंजर बैंड यू कैन यूज़ फॉर स्क्वीज ट्रेडिंग. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ही पावरफुल है और मीडियम टर्म के लिए भी बहुत इफेक्टिव रह सकता है. तो ये था बॉलिंजर बैंड्स और मैं आपको फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में और एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट लेके आके. थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग. ठीक है, तो विशाल मलकान आपको बता रहे थे इस टेक्निकल शास्त्र के अंदर कि ये बैंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है और आप अच्छे से समझ भी होंगे. हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ऐसी चीज़ें भी आपके सामने रखें जिसमें अर्निंग और लर्निंग वाला दोनों का कंसेप्ट शामिल हो जाए. खैर, ज़रा एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके लिए लेके आते हैं और अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, काफ़ी समय से हमारे साथ वेट कर रही हैं. आइए उनको कनेक्ट करते हैं. और ठीक है, लगता है उनसे वापस से फ़ोन कट गया, पर वापस से मिला अवनी मैम को वापस, क्योंकि उनसे ऑप्शंस का हमको ट्रेड लेना है. एक बार हमने ONGC उनसे पता किया था, उनकी बधाई भी उनको देनी है. मारुति वाला ट्रेड भी उनका बहुत बढ़िया चला, इसके लिए उनको ज़रा कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करेंगे. और जैसे अवनी जुड़ जाएंगे तो वापस ऑप्शंस का ट्रेड उनसे ले लेंगे. पर ज़रा कनेक्ट करो, काफ़ी देर से थी हमारे साथ लाइन पर, शायद वो कट गए होंगे अभी. आगे बढ़े, कुछ एक ट्रेड ज़रा चेक करवा लेते हैं सर से. राजेश सर से. राजेश सर, एक बार ज़रा आप एक शेयर और चेक करो आज. बजाज ऑटो, जरा इसको चेक करना है, ठीक है क्या ऑटोज़ में? बजाज ऑटो टू व्हीलर सेगमेंट में मैं शेयर चेक कर रहा हूँ. तो डिम्पी जी देखिए, एक आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल बना हुआ है बजाज ऑटो में, और जिस तरीके से ओवरऑल ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड बिल्कुल रखे जा सकते हैं. हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 8150 8100 के ऊपर सस्टेन है, तेजी का ही ट्रेड यहाँ पे रखना चाहिए. हायर साइड पे हो सकता है ये स्टॉक का मोमेंटम 8500 8600 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे. तो ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे है और हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए. क्लियरली स्टॉक एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर. डन. बजाज ऑटो के अंदर स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है ही. एक काम करते हैं, ऑप्शंस का ट्रेड जो हम लेके आना चाहते हैं, अवनी हमारे साथ कनेक्ट हो गई है. आइए देखते हैं ऑप्शंस का चैंपियन. अवनी, शुक्रिया पहले तो आज समय देने के लिए. माफ़ी भी चाहते हैं, आपको पहले थोड़ा वेट करवाना पड़ा और मैंने कहा कि वापस एक बार अवनी को आप 1 मिनट के लिए उनको बोलो कि हम वापस से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं. एक तो आपको ONGC की बधाई देनी है, बढ़िया आपका ट्रेड था. कल आपसे हम फ़ोन से तो कनेक्ट नहीं हो पाए, मैंने ट्रेड आपका मैंने ही पढ़ दिया था. 3.5 रुपये के आसपास का ट्रेड था वो ऑप्शंस का ट्रेड जो आप मेरे को बता रहे थे. एक मारुति की आपको ऑलरेडी हम बधाई फॉरवर्ड करना चाहते हैं. अब और कौन सा ट्रेड है, अब जरा मेरे को आप वो बता दो. धन्यवाद डिम्पी जी. तो आज जो स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे वो है अडानी पोर्ट्स, जो कि काफ़ी लोगों का फेवरेट भी है. तो अडानी पोर्ट्स ने आज फिर से एक बार पिछले हफ्ते का वीकली हाई जो था वो क्रॉस किया है और डेली चार्ट्स पे भी हाई क्रॉस किया है. एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में चल रहा है. और सबसे बढ़िया बात आज इसमें ये हुई है कि एक तो फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ ही है 1.5% का, बट 1300 की कॉल में ऑलमोस्ट 50% ओपन इंटरेस्ट शेडिंग नजर आ रहा है. कि 1300 की कॉल में जितनी पोजीशन थी उनमें से 50% पोजीशन ऑलरेडी कट चुकी है. इसका यही मतलब होता है कि ऊपर की तरफ इसमें अभी मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा. और मेरा मानना है कि इस महीने के अंत तक शायद ये 1400 तक भी चले, बट मान लीजिए 1400 नहीं, अगर 1350 तक भी चलता है तो भी अपनी कॉल बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी. तो अडानी पोर्ट्स में ATM कॉल 1300 की कॉल में हम खरीदारी करेंगे 34 रुपये में. उसका लक्ष्य रहेगा 55 रुपये का और स्टॉप लॉस रहेगा 24 रुपये का. ये टारगेट पे जो अधिकतम मुनाफा होगा वो 16,800 का होगा और स्टॉप लॉस पे अधिकतम नुकसान जो है वो 8,000 तक सीमित रहेगा. तो अडानी पोर्ट्स में व्यू पॉजिटिव है. 1300 की कॉल में 34 रुपये पे निवेश करेंगे. शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. ये 1300 की स्ट्राइक ATM कॉल है और आपके सामने स्टॉप लॉस टारगेट आ गए होंगे. मेरे को ज़्यादा इसमें बात रखनी नहीं, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा. अवनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ें. ET Now स्वदेश के सूत्रों के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि रक्षा एग्जीबिशन काउंसिल ने करीब 80,000 करोड़ रुपए के सौदों को मंजूरी दे दी है. पूरी खबर एक बार जरा प्रकाश से समझ लेते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन कौन सी कंपनीज डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती हैं. प्रकाश, अगर आप ये भी बता पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा. बताइए सर, खबर बता दीजिए.
देखिए काफी अहम डेवलपमेंट है अगर आप डिफेंस सेक्टर के लिहाज से देखें और खासकर जो घरेलू डिफेंस सेक्टर है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है डिफेंस सेक्टर में, और उसको ध्यान में रखते हुए अब जो रक्षा सौदे की कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं जिसके लिए टेंडर इनवाइट किए जा रहे हैं, कम से कम 80% जो कंपोनेंट्स हैं वो देश के अंदर ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और उसी कड़ी में आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई और सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिसकी खरीद सरकार करेगी तीनों ही सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसमें काफी इंपॉर्टेंट एंड हाई इक्विपमेंट्स हैं जिसमें काफी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें निर्भय मिसाइल है, एंटी टैंक, कई तरह के ऐसे इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन कंपोनेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही होगी, और जो कंपनियां हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे उसमें HAL है, BEL जैसी जो कंपनी है उसको सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि इसका जो मेजर चंक है इन कंपनीज को हासिल होने जा रहा है। तो अभी तक सरकार ने हालांकि आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है जिसका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा अगले कुछ सालों के दौरान, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या प्रकाश, बहुत ही बढ़िया शानदार खबर भी बताई आपने, कंपनी का नाम बता दिया और सीधा सीधा बता दिया BEL एक बड़ा बेनिफिशियरी होने जा रहा है, इसको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खबर भी अच्छी दोगे, साथ ही साथ उसके साथ उसकी कंपनी भी बता रहे हो। एक काम करते हैं, राजेश सर ने हमको ने कॉल दी थी आज BEL वाली। राजेश सर, ये तो इसी से जुड़ी हुई खबर भी आ गई है, हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि ऑर्डर जो मिलेंगे उसमें BEL सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि जो ऑर्डर का जो प्रोडक्ट होंगे ना वो BEL से काफ़ी अच्छे बनेंगे। सर इसको पोजिशनली भी रख लें फिर, और एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस वापस से रिवाइज करके बता दो अगर आपको रिवीजन करना है तो। पॉजिटिव खबर है, ये आ जाएगी सर, ये अभी एक्सक्लूसिव है। तो देखिए डिम्पी जी, कहीं ना कहीं खबर या कोई न्यूज़ को मार्केट पहले से डिस्काउंट करता है और वो पोजीशन में कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रहा है। इसी के चलते हमने भी डेटा को देख के ही यहाँ पे BEL में बाय दिया है, और हमें लगता है जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, और आज अगर आप देखेंगे तो 190 के कॉल में, 185 के कॉल में काफ़ी अच्छा एडिशन देखने को मिल रहा है, 195 के कॉल में भी। तो ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग साइड की पोजीशंस बिल्कुल बनते हुए दिखी है, और यहाँ पे हमें लगता है 200 रुपये तो इसके इमीडिएट लक्ष्य हो सकते हैं, और ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड भी होते हुए दिख सकता है। तो पोजिशनली भी रखना चाहिए डिफेंस स्टॉक्स में एज सच। वैसे भी हमने देखा है कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है, और बाइंग का रुझान यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ। छोटी मोटी डिप में हर इन्वेस्टर ट्रेडर यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स को बिल्कुल यहाँ पे बाय करता है। तो यहाँ पे हमें लगता है पोजिशनली यहाँ पे 230 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 200 रुपये तक के लक्ष्य के लिए हमें लगता है पोजीशन होल्ड की जा सकती है, जो कि हमें लगता है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ₹100 के लक्ष्य BEL के लिए 198 रुपये का टारगेट दिया, उसके थोड़ा सा ऊपर और जाने की कोशिश करेगा। 188 का भाव है। और नैस्कॉम जो कि IT कंपनियों का संगठन है, उसकी तरफ से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि FY24 में टेक के लिए घरेलू बाजार में सबसे बड़ी तेजी है, और FY24 में IT सेक्टर की आय में 3.8% की ग्रोथ का अनुमान है। FY24 यानी कि 31 मार्च तक का समय, अब मुश्किल से 1.5 महीने के आसपास समय रह गया है, लेकिन निश्चित तौर पर कमेंट्स ये पॉजिटिव हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि अमेरिका में जिस तरह से इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे थे, थोड़ा सा वहाँ से सेंटिमेंट खराब हो रहा था, ग्रोथ को लेकर चैलेंजेस थे, और जो हेडकाउंट है, जो हायरिंग है, उसको लेकर भी बहुत उत्साहजनक ट्रेंड IT कंपनीज की तरफ से नहीं आ रहे थे, खासतौर से जो दिग्गज कंपनीज हैं, TCS, विप्रो, HCL टेक या फिर इन्फोसिस, इनकी तरफ से। ऐसे में ये कमेंट्स ठीक ठाक हैं, ये उसको पॉजिटिव मानना चाहिए। और आज हम देख भी रहे हैं कि विप्रो का शेयर 5% की शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, इन्फोसिस में भी 1.5% के आसपास की तेजी। राजेश जी, जरा L&T आप चेक कीजिए, 2.25% की तेजी आज इसमें है। L&T में क्या आप फर्दर बढ़िया मूव देख रहे हैं, क्योंकि ऊपरी स्तरों से जब ये नीचे आया फिर सपोर्ट लेके 3,300 के आसपास फिर बढ़िया चल रहा है शेयर ये? अब बिल्कुल देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। थोड़ा सा एक करेक्शन जरूर देखने को मिला था स्टॉक में पिछले दिनों में, और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके यहाँ पे पुल बैक दिया है। हमें लगता है कि L&T में आज का जो पुल बैक है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर ये स्टॉक 3340 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो इसमें वापस इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। जैसे ही स्टॉक में 3450 के लेवल क्रॉस होंगे
इसके नेक्स्ट लक्ष्य जो बनते हुए दिख सकते हैं वो 3600 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं पोजिशनली। तो बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल रणनीति रखना चाहिए स्टॉक में। ओवरऑल एक स्ट्रक्चर अच्छा है, बुलिश है, करेक्शन में एक वापस अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 3340 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ली जा सकती है और पोजिशनली लक्ष्य हमें 3500-3600 तक आते हुए लगते हैं। 3500 से 3600 के लक्ष्य आते दिख सकते हैं। स्पाइसजेट में भी आज बढ़िया उछाल है, 70 रुपये के आसपास ये शेयर चला गया है, 10% की तेजी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है कि इसके जो प्रमोटर जो सीएमडी हैं अजय सिंह, वो गो फर्स्ट के लिए एक ज्वाइंट वेंचर में बोली लगा सकते हैं। ये खबर है, बजिंग है। इस खबर पर भी हम थोड़ी सी और पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आज स्पाइसजेट में तेजी अच्छी है 10% की। इसको अगर ट्रस्ट करते हैं अगर मितेश जी, कहां तक ये शेयर जाएगा स्पाइसजेट का? चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, डेली और आवरली चार्ट अगर देखें अभिषेक जी, तो 68.50 के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है और ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ब्रेकआउट अकॉर्डिंग टू द चार्ट 75 से लेके 82 तक जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 66 रुपीज 50 पैसे के स्टॉप लॉस से ये ट्रेड को कैरी करना चाहिए, जिसका पहला लक्ष्य होगा 75, दूसरा लक्ष्य होगा 82, क्योंकि 68.50 के ऊपर ये ब्रेकआउट जो आया है वो हमें लग रहा है कि सस्टेनेबल होगा। बजट को लेकर खबर आ भी गई कि इस अजय सिंह और बीजीबी एयरवेज ने गो फर्स्ट के लिए बोली सौंपी है और इसमें स्पाइसजेट की भूमिका एक सहयोगी एयरलाइन के तौर पर होगी और ये दोनों कंपनियां मिलके, अगर इनको मिल जाता है, अगर वो उसको ऑपरेट करने का जिम्मा, तो मिलके चलाएंगी अजय सिंह और बीजीबी। ठीक है, बढ़िया है। 10% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ग्लेनमार्क की मजबूत कमेंट्री थी और ग्लेनमार्क का शेयर है 8% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। इस पर राजेश जी, ग्लेनमार्क आपको कैसा लग रहा है? वैसे हम देख रहे हैं कि फार्मा में आज बहुत अच्छे मूव्स हैं। ग्लेनमार्क चल रहा है, इप्का चल रहा है, ग्रेन्यूल्स में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं, बाकी छोटे मोटे जो और काउंटर्स हैं वो भी चल रहे हैं। अगर आपको ग्लेनमार्क ठीक लग रहा है, ग्लेनमार्क बताइए। अगर आपको फार्मा में कुछ और ठीक लग रहा हो तो वही बताइए। वैसे बायोकॉन में भी आज तेजी है, उम्मीदों से कहीं ज्यादा। बायोकॉन में भी तेजी है, सिंजिन में भी तेजी है, ग्लेनमार्क में भी अच्छा मूव बना है और जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, हमें लगता है थोड़ा एक हर्डल है जहाँ पे इस पे सप्लाई बना हुआ है, वो है करीब 900 रुपए के आसपास ही। हमें लगता है इसका जो मेजर अब जो फॉलो अप बाइंग बनेगा वो 900 रुपए के ब्रेकआउट के बाद बनेगा। अभी टाइम बिंग के लिए थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है एक सप्लाई प्रेशर रहेगा। 900 इसके लिए क्रिटिकल लेवल है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक में नई चाल इसमें 950 960 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। 100 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने डिफेंड किया है और वापस से पुल बैक का ट्रेड यहाँ से बनते हुए दिख रहा है। तो जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रहे, 860 रुपए स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। 900 रुपए तक इमीडिएट लक्ष्य है, वहां पे थोड़ा सा रिव्यू करें। अगर वो लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है ये स्टॉक, तो फिर 960 की तेजी यहाँ पे आगे आने वाले ट्रेडिंग सत्रों में देखने को मिल सकती है। 960 तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन स्पाइसजेट को लेकर बड़ी खबर आ गई और इस बड़ी खबर पर अपने सहयोगी को जोड़ लेते हैं, समीर दीक्षित को, कि स्पाइसजेट ने गो फर्स्ट के लिए बोली जमा की है। अजय सिंह ने बीजीबी के साथ ये मिलकर ये बोली सौंपी है। समीर, क्या जानकारी है आपके पास और ये बीजीबी क्या है? कोई एविएशन कंपनी है, क्या है ये? जी बिल्कुल, एविएशन सेक्टर में बड़ा डेवलपमेंट है कि ग्राउंडेड गो फर्स्ट एयरलाइन के लिए, जिसमें पहले स्पाइसजेट ने दिलचस्पी जताई थी और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये अर्जी दी थी कि वो बिड सबमिशन की तारीख को आगे बढ़ाएं, उस दिशा में बड़ा डेवलपमेंट है कि अब आधिकारिक तौर पे इस बात की स्पाइसजेट ने पुष्टि करी है कि अजय सिंह, जिन्होंने अपनी निजी क्षमता में बीजीबी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में ये बोली सौंपी है, बिड सबमिशन किया है। अजय सिंह और बीजीबी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई एक फर्म है, इन दोनों ने मिलकर के गो फर्स्ट में बिड सबमिशन किया है। जो आधिकारिक स्टेटमेंट स्पाइसजेट की तरफ से आया है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि स्पाइसजेट की जो भूमिका रहेगी, अगर वो सफल हो पाते हैं गो फर्स्ट के अधिकार को प्राप्त करने में, तो एयरलाइन ऑपरेशनल के लिए जितने भी ज़रूरी पहलू हैं, जैसे स्टाफ मुहैया कराना, ग्राउंड हैंडलिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशनल पार्ट के लिए जो भी अहम पहलू हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी स्पाइसजेट की रहेगी। वो ये एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे, स्टाफ से लेकर के सब कुछ। और ये गो फर्स्ट के लिए पहली आधिकारिक एक तरीके से बोली आप यहाँ पर आती हुई देख सकते हैं।
इसके पहले आपने देखा कि जब गो फर्स्ट को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने जब पहली दफ़ा बिड सबमिशन किया था, तब एक उस टाइम पर जिंदल्स की तरफ से एक इनिशियल इंटरेस्ट आया था, लेकिन वो अंतिम रूप नहीं ले पाया था, जिसके बाद में कुछ और स्टेक होल्डर्स की तरफ से कुछ और इंटरेस्टेड पार्टीज ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बिड सबमिशन की तारीख एक्सटेंड करने के लिए कहा गया था। और अब इसमें आधिकारिक रूप से स्पाइस जेट और बीजीबी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ने मिल करके ये बोली सौंपी है। ये बोली कितने की है ये बाद में निकल करके बात सामने आएगी, लेकिन यहाँ से एक उम्मीद फिर से जग जाती है कि वाडिया ग्रुप की जो ज़मीन पर आ चुकी एयरलाइन है गो फर्स्ट, उसके दोबारा उड़ान भरने की कुछ उम्मीदें यहाँ पर दोबारा जगती हुई नजर आ रही हैं। फिर आपके पास कोई जानकारी मिल पाई है कि स्पाइस जेट के अलावा बीजीबी के अलावा किसी और कंपनी ने भी बोली लगाई है क्या, और कितने तक की ये बोलियां हो सकती हैं, कुछ अंदाजा इसके बारे में? ये बोलियों की एग्जैक्ट रकम क्या है वो अभी इस वक्त तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास में अर्जी गई थी, रिक्वेस्ट गया था कि वो डेट एक्सटेंड करें, उसमें 3 प्रमुख नाम थे। एक तो स्पाइस जेट की तरफ से अजय सिंह की रिक्वेस्ट गई थी, दूसरा अफ्रीका बेस्ड एक इन्वेस्टर फर्म है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था, और एक दुबई की एविएशन फर्म है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि वो गो फर्स्ट में इंटरेस्टेड हैं और वो बिड करना चाहते हैं, लिहाजा डेट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट इन 3 प्रमुख प्लेयर से आई थी। भारतीय एविएशन के लिहाज से अजय सिंह वो सबसे बड़ा नाम था, और इन तीनों ही अर्जी को देखते हुए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने करीब 15 दिन की अतिरिक्त म्याद सौंपी थी, एक 15 डेज का एक्सटेंशन दिया था, और ये समय 16 फरवरी यानी कि आज ख़त्म भी हो रही है। और ये माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि आज शायद लास्ट डेट है, यही वजह है कि अंतिम दिन अजय सिंह की तरफ से ये बोली सौंपी गई है, और स्पाइस जेट आधिकारिक रूप से चूंकि घोषणा की गई है और एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म भी किया गया है, तो ये नाम बिल्कुल क्लियर हो गया है कि गो फर्स्ट में जिन्होंने दिलचस्पी जताई है वो स्पाइस जेट और बीजीबी प्राइवेट लिमिटेड है। और इसमें यह भी क्लियर हो गया है कि स्पाइस जेट क्या रोल प्ले करने वाला है। स्पाइस जेट के साथ में एक और अहम पहलू ये भी जुड़ा है कि स्पाइस जेट ने हाल ही में तमाम बोर्ड अप्रूवल हासिल करे हैं 2250 करोड़ रुपए के फंड इन्फ्यूजन का। उस दिशा में 744 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन हो भी चुका है। तकरीबन 1500 करोड़ का जो नेक्स्ट ट्रांच या दूसरी खेप है फंड इन्फ्यूजन की, वो भी जल्द स्पाइस जेट के पास में आएगी। तो रिवाइवल की दृष्टि से या स्पाइस जेट को वापस एक बेहतर परफॉर्मेंस वाली एयरलाइन बनाने की दिशा में फंड इन्फ्यूजन तो एयरलाइन कर ही रही है, लेकिन और भी कई कदम उठा रही ताकि वो जो रिवाइवल है या स्पाइस जेट 3.0 इसको सफल बना सके। लेकिन साथ ही साथ इंडियन एविएशन मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी, अपने मार्केट शेयर को और स्ट्रांग होल्ड करने के लिए वो गो फर्स्ट को अपने साथ लाना चाहती है, और उसके लिए बिड सबमिशन किया गया है। ठीक है, शुक्रिया समीर। तो पहले 3 एयरलाइंस स्पाइस जेट, बीजीबी और तीसरी जो कंपनी शारजा बेस्ड यूएई की वो एयरलाइन है स्काई वन। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर थी कि इन्होंने बैंक गारंटी भी जमा कर दी है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा किए हैं। लेकिन आज ये खबर कंफर्म होगी कि स्पाइस जेट और बीजीबी ने मिलकर ये बोली सौंपी है, और बाकी सारे काम उनके ग्राउंड हैंडलिंग से लेकर बाकी जितने भी काम होते हैं मेंटेनेंस से जुड़े हुए सारे काम वो स्पाइस जेट करेगी, और उसका फ़ायदा भी उसको मिलेगा। कहीं ना कहीं स्पाइस जेट भी कहीं ना कहीं एक कठिन दौर से गुजर रही थी, तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक रिवाइवल का ये संकेत भी हो सकता है अगर इसको मिल जाता है रेजोल्यूशन में। तो ठीक है, शुक्रिया समीर इस अपडेट के लिए। 12% ऊपर इस वक्त स्पाइस जेट ट्रेड कर रहा है दिन के सबसे ऊपरी स्तर पर। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों के बारे में ज़रा रुख करते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि केमिकल वाली कंपनीज़ में अच्छा एक्शन है। ख़ास तौर से अगर हम पीसीबीएल की बात करें, फिलिप्स कार्बन ब्लैक जिसका कि नाम था पहले, उसमें 6% की तेज़ी है। मितेश जी, पीसीबीएल ज़रा इसको चेक कीजिए, कितना मोमेंटम आपको दिख रहा है और क्या करना चाहिए इसमें अभी? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्टॉक चुना है आपने, बहुत ही मोमेंटम वाला स्टॉक है। बहुत दिनों के बाद इसमें मोमेंटम आया है, तो हमारे हिसाब से 320 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है आवरली और डेली चार्ट के कंफर्मेशन के हिसाब से। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, तो अगला जो पड़ाव होगा वो 350-375 का होगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर 315 315 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए, 350 और 370 के लक्ष्य के लिए। 350 और 370 के लक्ष्य के लिए पीसीबीएल में ट्रेड लेने की सलाह है आपको। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स ये जानेंगे कि आपको बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड के लिए मौके कहां पर बनेंगे, और साथ ही इवेंट्स टू वॉच क्या फोकस में होगा अगले हफ्ते, ये भी जानेंगे। आपकी जाएगा नहीं।
स्वागत है आपका फिर से क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि एक रेंज का ही कारोबार है, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं बिल्कुल रेंज में है। कोई हरकत नहीं, हरकत हो भी रही है अगर तो हम अपने शब्द वापस ले लेंगे, कोई हरकत नहीं है। 124 अंक ऊपर है, यानी 22,000 से कभी 25-30 अंक ऊपर, 22,000 से 25-30 अंक नीचे, यही रेंज है। कुछ हो नहीं रहा है। आज हमने खबरों का वेट कर रही, खबरें आए हमारे पास। आज खबरों का भी अकाल एक तरह से पड़ा हुआ है बाजार में, कुछ इस तरह का माहौल है। तो एक काम कर लेते हैं कि शुक्रवार का दिन है ही और ये वीकेंड आपके पास बहुत समय होने वाला है, तो फिल्मी फ्राइडे लेकर प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत से ये समझ लेते हैं कि आपको क्या देखना है इस वीकेंड पर। इसके बाद फटाफट इसको हम रैप करके थोड़ा सा प्रशांत थोड़ा संक्षेप में कीजिएगा, आज थोड़ा समय कम है, इसके बाद बीटीएसटी भी लेना हमें। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, दर्शकों के लिए मैं तमाम वो ऑप्शन फटाफट से लेकर आता हूं जो इस वीकेंड खास होने वाले हैं। बड़े पर्दे की अगर हम बात करें तो बड़े पर्दे पर गुरु रंधावा की एक कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई है, इसे आप देख सकते हैं। कुछ खट्टा हो जाए, ये बड़े पर्दे पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दशमी एक फिल्म है जो कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, ये भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद होगा। इसके अलावा बात करें अगर हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो मैडम वेब, जी हाँ, दकोदा जॉनसन की ये फिल्म है, ये आप बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। और बड़े सुपर सितारों, हॉलीवुड के सुपर सितारों से लैस एक और फिल्म है जिसका नाम है लैंड ऑफ बैड, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपने अब तक शाहिद कपूर, कृति सेनन की फिल्म नहीं देखी है जो कि फ्यूचरिस्टिक फिल्म है, वो भी बड़े पर्दे पर आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपने मिस की है तो आप ये भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं ओटीटी की। ओटीटी पर ज्यादा धमाल है। ओटीटी पर आप देख सकते हैं सालार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा शाहरुख खान की डंकी अगर आपने बड़े पर्दे पर नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर डंकी फिल्म आप देख सकते हैं। द केरला स्टोरी का इंतजार भी खत्म हो गया है, ZEE5 पर यह फिल्म अब प्रीमियर हो रही है, यह भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर रियल लाइफ लव स्टोरीज देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम पर लव स्टोरियां नाम से एक सीरीज है, ये आप देख सकते हैं। जी अभिषेक। ठीक है, तो प्रशांत की तरफ से ये सारी की सारी ये रिकमेंडेशन, बड़े पर्दे सिनेमा हॉल में जाकर देखना है तो, घर पे देखना है तो, ढेर सारे ऑप्शंस आपके पास हैं और सदुपयोग कीजिएगा वीकेंड का अगर आपको ये सारी मूवीज़ या फिर ये सारी वेब सीरीज़ देखनी। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका आज जुड़ने के लिए। अब फटाफट एक काम करते हैं, ट्रेडिंग कॉल समझ लेते हैं, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी वाले। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए सर, 2 कॉल या 3 कॉल? तो 3 कॉल दे देते हैं। काफी स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। तो पहला स्टॉक तो आईटी, मिड कैप आईटी से एम्फेसिस काफी पसंद आ रहा है। आप चर्चा भी कर रहे थे आईटी स्टॉक से रिलेटेड, और हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे एम्फेसिस में बना है, इसका नेक्स्ट लक्ष्य 2900 2930 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2760 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल में अगर आप देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे इसकी मल्टीपल सप्लाई जोन का आज के सेशन में होते हुए दिखा है। जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, हमें लगता है ये स्टॉक अब 204 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 225 से लेकर 230 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 202 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे फेडरल बैंक के साथ जाना चाहिए। फेडरल बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से कंफर्टेबली स्टॉक अब 160 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है फेडरल बैंक का ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट लक्ष्य 175 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 160 के आसपास। जी, जरा एम्फेसिस का आप टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बता देंगे? फेडरल बैंक का, एम्फेसिस का ओके। तो एम्फेसिस में हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखे 2900 से 2940 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 2760 के आसपास। ठीक है, एक बार तीनों कॉल में रिपीट कर देता हूं। एम्फेसिस के लिए 2900, 2940 ये दूसरा लक्ष्य और 2760 का स्टॉप लॉस। कैस्ट्रॉल के लिए लक्ष्य होगा 225 और 230 और स्टॉप लॉस 202 का। फेडरल बैंक के लिए टारगेट होगा 175 का और स्टॉप लॉस होगा इसमें 160 रुपए का। तो 3 आपके लिए बीटीएसटी राजेश जी की तरफ से। मितेश जी, आपकी लिस्ट में क्या है? आपने क्या स्टडी की है? कन्विक्शन कहां आ रहा है सर आपका? 2 स्टॉक है। पहला है अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि जिस तरीके से अदानी पोर्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग
बाइंग पैटर्न देखी गई है। इसी हिसाब से हमारे हिसाब से अदानी एंटरप्राइज में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा जाएगा। तो 3195 के हिसाब से अदानी एंटरप्राइज का BTST करना है। टारगेट रहेगा 3275 का। दूसरा है, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है एस्ट्रल पोली में, तो एस्ट्रल का जो स्टॉक है उसको BTST करना है 1950 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे टारगेट रहेगा BTST के लिए 2000। ठीक है, कुछ BTST के सौदे भी हो गए। मार्केट जस्ट का 10 है और किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। आज फ्राइडे का दिन है, वैसे भी आप शांति से बैठ के जाइए, कोई तनाव मत लेके जाइए, ना ही रिलायंस का, ना ही HDFC का, ना ही इंडेक्स का। और जो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है उसी का फ़ायदा उठाइए। स्ट्रक्चर कहीं भी ख़राब नहीं हो रहा, बट मार्केट को डाइजेशन के लिए चाहिए। 2 दिन की ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई हुई है, तो थोड़ा मूवमेंट तो चाहिए ना उसको डायरेक्शन के लिए। एक काम करेंगे, थोड़ी देर में हम आपके सामने इवेंट्स टू वॉच भी लेके आएंगे और जरा वो भी समझ लेंगे कि इस समय क्या कौन कौन सी इवेंट है जो अगले हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। 1-2 शेयर जरा और पता कर लेते हैं। राजेश सर हैं आज हमारे साथ। कैश के शेयर में जरा चेक करवाता हूँ क्योंकि फ्यूचर्स में भी लिमिटेड मूव है। एक शेयर लेके आइए जरा, इप्का लैब। सर BTST करना है क्या राजेश सर, इप्का लैब? बिल्कुल डिम्पी जी, काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन देखने को मिला है और जिस तरीके से आज इप्का लैब का मूव बना है, ऑलमोस्ट आज एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है। ओपन इंटरेस्ट में देखें तो जिस तरीके से आज चेंज हुए, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट हमें 1290 की तरफ लग रहा है। स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई को आज ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1220 के आसपास। इप्का लैब पे सर ने आपको अलाउ कर दिया कि आप इसमें चाहें तो पोजीशंस लेके जा सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले इसके चार्ट भी चेक किए, मेरे को भी ठीक ही लग रहे हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम जरा। कौन कौन से बड़े इवेंट है जो अगले हफ्ते आपको जिस पे ध्यान रखना चाहिए, बताने के लिए मेरी सहयोगी स्नेही जुड़ रही हैं, वो आपको बताएंगे। स्नेही बताएं जरा प्लीज़। जी हाँ बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट की नज़र कहाँ रहेगी और क्या जो महत्वपूर्ण है जो होगा मार्केट में, और आपको अपनी नज़र कहाँ रखनी चाहिए। 19 फरवरी की बात करते हैं तो US का मार्केट बंद रहेगा प्रेसिडेंट्स डे के उत्सव पर। मेनलैंड चाइना जो है वो पूरे 1 हफ्ते के बाद खुलेगा। जो शंघाई का इंडेक्स है वो वापस ट्रेड करने लगेगा, वो लूनर न्यू ईयर की 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद वापस शुरू होगा। और मेडी असिस हेल्थ केयर का जो IPO है उसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। 6% यानी कि 6% उनकी इक्विटी जो है वो लॉक इन से बाहर आ जाएगी। 20 फरवरी की बात करते हैं तो ABB इंडिया का Q3 का रिजल्ट है, उसके नंबर्स रिलीज होंगे। विभोर स्टील ट्यूब जो IPO है वो बोर्सेस पर अपना डेब्यू लिस्ट करेगा। और चॉइस इंटरनेशनल वो एक्स बोनस ट्रेड होगा इन द रेशियो 1:1। 21 फरवरी की बात करते हैं तो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राज़ील में, और जूनिपर होटल्स का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। 22 फरवरी की बात करें तो US फेड अपने जैन 30 और 31 की जो मीटिंग थी उसके मिनट्स रिलीज करेगी, और स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू होगा ST मार्ट का 1:1 के रेशियो में। और आखिरी में बात करते हैं 23 फरवरी की, तो सानोफी इंडिया के जो Q3 के आंकड़े हैं, जो नतीजा है वो रिलीज होगा, और अतुल का जो है वो बायबैक उसका बंद हो जाएगा। तो इन सारे काउंटर्स पर अगले हफ्ते के लिए अपनी नज़र बनाए रखेगा। ठीक है, तो कुछ एक इवेंट्स भी थे जो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे, वो सारे स्नेही ने आपको कंपाइल करके बता दिए। अगला हफ्ता थोड़ा और भी वॉलेटाइल हो सकता है, या तो ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा या फिर नए ब्रेकआउट करवा के आप ऑल टाइम हाई पे भी पहुंचने जा रहे हैं। कन्विक्शन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टिल्टेड पॉजिटिव है, देखते हैं क्या होगा आगे चल के। कुछ एक और शेयर्स जहाँ पर आज वापस से मार्केट का मोमेंटम बन रहा है, मैं ज़रा आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ, ज़रा दिखाइएगा आप ज़रा। एक ऊनो मिंडो के नाम से एक शेयर है, ऑटो एंसिलरी शेयर है, 650 रुपये का, 7% ऊपर है। रत्नेश सर अगर आप हैं तो एक बार ज़रा चेक करेंगे ऊनो मिंडो। और ठीक है, बात नहीं हो पाएगी। मितेश सर आप ज़रा चेक करेंगे, आपका सिस्टम और मेथड इस पर क्या कह रहा है। 650 रुपये का शेयर है। यस डिम्पी जी, 610 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है और पिछले 2 दिन से सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड भी है। तो हमें लग रहा है कि अभी जो शेयर है वो 750 से लेके 800 की रेंज में जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे हिसाब से 610 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए 700 टू 750 के टारगेट की। ठीक है, राजेश सर जरा हिंदुस्तान कॉपर चेक करोगे क्या, ये STBT का कैंडिडेट हो सकता है क्या। हिंदुस्तान कॉपर जरा चेक करना, हिंद कॉपर के नाम से मिलेगा आपको कोड है इसका।
तो देखिए ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक में बनते हुए दिखी है। स्टॉक में अगर देखें तो जिस तरीके से स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपने 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे अगर थोड़ी सी फर्दर फॉलोअप सेलिंग देखने को मिले अगले सेशन में और स्टॉक अगर फिसलता है यहाँ से अगर 250 के नीचे, तो यहाँ पे एक शॉर्ट का क्लियर ट्रेड बनते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो जो वीकनेस बनी है वीकली चार्ट पे वो फर्दर एक्सेलरेट होगी अगर 250 के नीचे ये फिसलता है। तो अभी टाइम बिंग के लिए हमें लगता है कि ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी शॉर्ट ओपन नहीं करना चाहिए इस जगह पे, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। फर्दर फॉलोअप सेलिंग एक्शन अगर 250 के नीचे आती तो ही हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे। ठीक है, डन। 1 मिनट 35 सेकंड रह गए आज बाजार के बंद होने में। हालांकि मैं एक शेयर और भी पता करना चाहता था, GNFC दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ये अपने हार्डल को फेस कर रहा है और पार होने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ऑल्दो आपको हो सकता है हरे निशान में दिखे, बट ये वैसे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक शेयर है। अभी इसकी हेल्थ ठीक नहीं हुई है। कोई बात नहीं, अब समय नहीं है ज़रा पूछने का, और मैं चाहता भी नहीं कि ज़्यादा शेयर्स का लोड लेके आप जाएं और आपसे अपने वीकेंड को एंजॉय करें। मंडे को वापस से मार्केट में आपको लौटना है। मार्केट मंडे को 2 काम कर सकता है, या तो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ हमको वापस पहुंचाएगा, नहीं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कराएगा। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप भी बहुत ज़रूरी है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी स्नेही बता रही थी कि 1 हफ्ते के बाद अब चाइना के मार्केट्स भी खुल जाएंगे, तो हफ्ते का पूरा बैकलॉग लेके आएंगे वो। तो देखते हैं वहाँ पे उस समय क्या होगा। खैर, मार्केट की आज की क्लोजिंग अगर आप चेक कर रहे हैं तो लेवल्स के हिसाब से और कन्विक्शन के हिसाब से हाई हैं आप। लेवल्स कैसे, 22,000 के ऊपर खुले, 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हो। 22,000 के ऊपर खुले क्या 22,100 तक भी आए, नहीं आ पाए। ठीक है, तो यही सुबह हम आपको बता रहे थे कि आपको बोर कर देगा पूरा मार्केट, और आज यही हुआ है। आपको मार्केट ने बोर कर दिया 25 से 30 पॉइंट में, तो फिर भी 50 पॉइंट ज़्यादा बोल दिए। 25 से 30 पॉइंट के बीच में मार्केट आज फंसा रह गया वॉलेटिलिटी के चक्कर में। दूसरा पॉइंट है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने 2 अच्छा काम किया या 1 बुरा काम भी किया। पहला बुरा काम बता देता हूँ, 46,500 को ब्रेकआउट नहीं किया इसने आज, वहाँ से रिवर्सल दे गया। अच्छा काम क्या किया है कि अपने गेन को, स्ट्रेंथ को खोया नहीं, और करीब 150 पॉइंट और जोड़े हैं इसके अंदर। और आज हल्की फुल्की और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो मंडे को फिर से HDFC के अधीन हो जाएगा कि HDFC का रोल कैसे रहता है, और निफ्टी अधीन हो जाएगा कि रिलायंस का रोल कैसे रहता है। एडवांस डिक्लाइन वैसे ठीक है, इसलिए मार्केट का टिल्ट अच्छा है। विक्स बिल्कुल शांत है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी अब रेंज की होगी। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन ठीक है बाजार का, तो वो भी बाजार के पक्ष में गया है। ऑटो, IT, ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर होंगे कि आगे चल के और कितना कंटिन्यू करते हैं, और उसमें सरकारी बैंकों का खेमा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें जो ध्यान देने वाली हैं। बहुत शुक्रिया मितेश सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। रत्नेश, थैंक यू वेरी मच। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अच्छे से आपने गाइड किया। आज बाजार थोड़ा डल था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मंडे को बढ़िया ट्रेड और मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, नमस्कार।